नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित यूपीपीसीएस प्री एग्जाम 2020 के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। ये आपका प्रैक्टिस सेट पहला होगा। इसमें आपको यूपीपीसीएस जीएस पेपर फर्स्ट पेपर का प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF यानी कि इसके व्याख्या सहित PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, वहां से ज्वाइन करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये दोनों ही लैंग्वेज में है आपका। तो पहला प्रश्न है आपका, प्रवासी प्रजातियों पर अभिसमय यानी कि CMS के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला आपका कथन दिया गया है कि भारतवर्ष 2020 से 2023 तक के लिए इसकी अध्यक्षता कर रहा है। और दूसरा है, मालदीव इस अभिसमय में शामिल होने वाला नवीनतम देश है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। तो यहाँ भारतवर्ष जो है 2020 से 2023 तक के लिए इसकी अध्यक्षता कर रहा है और मालदीव इस अभिसमय में शामिल होने वाला नया देश है। तो दोनों ही कथन सही है। बाकी जो है इसका व्याख्या जो है आपको PDF में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप पूरा डिटेल दे सकते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसने भारतीय रेलवे के 12,000 हॉर्स पावर के प्रथम इलेक्ट्रिक इंजन WAG-12 का निर्माण किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही होगा, मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, उस चक्रवात का नाम बताइए जिसने मई में भारत और बांग्लादेश में दस्तक दी और भारी वर्षा एवं हवा के साथ पश्चिम बंगाल और आसपास के क्षेत्रों में गंभीर क्षति पहुंचाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही होगा, अम्फान नामक चक्रवात। अगला क्वेश्चन है आपका, लॉकडाउन के दौरान बच्चों का मनोरंजन करने के लिए द इकाब बाग नामक पुस्तक किसने लिखी और निःशुल्क ऑनलाइन जारी की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो JK रॉलिंग द्वारा जो है यह पुस्तक लिखा गया था, द इकाब बाग। अगला क्वेश्चन है आपका, 1 से 10 दिसंबर 2021 तक आयोजित होने वाले एशियाई युवा पैरा खेलों के चौथे संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहरीन। अगला क्वेश्चन है आपका, 4 जून 2020 को वर्ष 2020 के EY विश्व उद्यमी के रूप में किसे नामित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से होगा, डॉक्टर किरण मजूमदार साकू। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आपका, इसे येल विश्वविद्यालय एवं कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है। और दूसरा आपका, इस सूचकांक में लग्जमबर्ग ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तीसरा है, भारत को निचले 15 देशों में स्थान प्राप्त हुआ है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। तो सातवें का जो है आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। 1 और 3 यहाँ सही है, यानी कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 इसे येल विश्वविद्यालय एवं कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है। और तीसरा जो है आपका सही है कि भारत को निचले 15 स्थानों में स्थान प्राप्त हुआ है। तो पहला और तीसरा सही है आपका, दूसरा जो है गलत है। तो सी विकल्प जो है यहाँ सही हो जाएगा, पहला और तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, मुंबई में हाल ही में शुरू की गई बाढ़ चेतावनी प्रणाली का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, आई फ्लोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब उच्च शिक्षा संस्थानों की भारत रैंकिंग 2020 के अनुसार किस स्थान या विश्वविद्यालय ने समग्र रैंकिंग में पहला स्थान बरकरार रखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, IIT मद्रास ने। अगला क्वेश्चन है आपका, वंदे भारत मिशन के अंतर्गत नागरिक कौशल मानचित्रण के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वदेश। अगला क्वेश्चन है आपका कि बल का CGS मात्रक क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही होगा, डाइन। बल का CGS मात्रक जो होता है वह डाइन होता है, बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ससंजक बल। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो ससंजक बल कहा जाता है, डी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन आपका, किसी व्यक्ति के पूर्ण आकार को देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही होगा, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। तो बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन बताया भी गया आपको। अगला क्वेश्चन है आपका, वह कौन सा सिद्धांत है जिसके अनुसार किसी परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही होगा, ऑफ-बाउ का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, आतिशबाजी में गहरा लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही होगा, स्ट्रांसियम के कारण। आतिशबाजी में गहरा लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो वह स्ट्रांसियम के कारण होता है। सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित परमाणु त्रिज्याओं का सही घटता क्रम क्या है? तो यहाँ जो है आपका बी विकल्प से हो जाएगा। पहला जो है होता है वांडर वाल त्रिज्याएँ, उसके बाद जो है धात्विक त्रिज्याएँ, फिर जो है सहसंयोजक त्रिज्याएँ। तो बी विकल्प सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक आदर्श ईंधन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इसका कैलोरी मान उच्च होना चाहिए। दूसरा है इसका ज्वलनांक उच्च होना चाहिए। तीसरा है यह नियमित एवं नियंत्रित करने योग्य होना चाहिए। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो 17 का आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। 1 और 3 जो है आपका सही है, यानी कि आदर्श ईंधन के बारे में कहा गया आपका, तो इसका कैलोरी मान जो है उच्च होना चाहिए, सही है। और तीसरा जो है यह नियमित एवं नियंत्रित करने योग्य होना चाहिए। तो डी विकल्प यहाँ सही होगा। आगे बढ़ते हैं आप। ओरिंजा सटाइवा किसका वैज्ञानिक नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चावल का। अगला क्वेश्चन है आपका कि मानव शरीर में कितने युग्म गुणसूत्र होते हैं? तो आप सबको पता होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 23 जोड़ी। मानव शरीर में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है? तो 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, पौधे के विभिन्न भागों में पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन पहुंचाने के लिए उत्तरदायी ऊतक कौन सा है? तो यह जो है प्रश्न अभी कल के बायोलॉजी के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कराया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा, फ्लोएम। पौधे के विभिन्न भागों में पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन पहुंचाने के लिए आपका फ्लोएम टिश्यू उत्तरदायी होता है। और पानी के लिए जो है कौन सा टिश्यू उत्तरदायी होता है? तो वह जाइलम होता है। तो यहाँ से जो है भोजन के लिए पूछा गया है तो फ्लोएम हो जाएगा, बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है। और दूसरा है इस परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा की जाती है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो 21 का जो है आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। ये ना तो 1 और ना ही 2, कोई भी जो है ऑप्शन यहाँ सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित मंत्रिमंडलीय समितियों में से किसे सुपर कैबिनेट के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से होगा, राजनीतिक मामलों की समिति को सुपर कैबिनेट के नाम से जाना जाता है। तो ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन संसद का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ जो सही होगा बी विकल्प सही हो जाएगा, भारत का महान्यायवादी। यह संसद का हिस्सा नहीं होता है। बाकी राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा ये सभी संसद का हिस्सा होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, नीचे 2 अभिकथन दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर नाम दिया गया है। कथन ए आपका, 30 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी योग्य भारतीय नागरिक भारत में राज्यसभा सीट के लिए निर्वाचित हो सकता है। कारण आर है कि वह एक विशेष राज्य से होना चाहिए और उसे उसी राज्य का एक निर्वाचक भी होना चाहिए। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ जो सही है आपका सी विकल्प सही होगा। ए सही है किंतु आर जो है वह आपका गलत है। यानी कि आपका ए में दिया गया है 30 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी योग्य भारतीय नागरिक भारत में राज्यसभा सीट के लिए निर्वाचित हो सकता है। तो बिल्कुल सही है। कारण आर जो दिया गया कि वह एक विशेष राज्य से होना चाहिए और उसे उसी राज्य का एक निर्वाचक भी होना चाहिए। तो ये जो है आपका गलत है। तो सी ऑप्शन सही होगा यहाँ। अगला प्रश्न है आपका, संसद का एक सदन किसी सदस्य के स्थान को रिक्त घोषित कर सकता है यदि वह कितने दिनों तक इसकी सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 60 दिनों तक। ये भी जो आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न में कराया गया भारतीय राज्य व्यवस्था के। अगला क्वेश्चन है आपका, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है?
तो पहला है, एक निष्कासन प्रस्ताव पर लोकसभा के मामले में 100 सदस्यों और राज्यसभा के 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। दूसरा है, अध्यक्ष या सभापति को यह प्रस्ताव स्वीकार करना ही पड़ता है और वह इसे स्वीकार करने से मना नहीं कर सकता है। तीसरा है, अध्यक्ष या सभापति को आरोपों की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन करना चाहिए। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही विकल्प का चयन करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से होगा। केवल एक जो है यहाँ आपका सही है कि एक निष्कासन प्रस्ताव पर लोकसभा के मामले में 100 सदस्यों और राज्यसभा के 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। दूसरा और तीसरा जो है आपका गलत है, तो ए विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका PIL का विस्तारित रूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। PIL का फुल फॉर्म जो है पूछा गया है, तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है। अगला क्वेश्चन आपका, एक राज्य जहां द्विसदनीय विधायिका है वहां राज्यपाल अध्यादेश को केवल तभी प्रख्यापित कर सकता है जब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से होगा यहाँ, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं कि राज्य प्रशासनिक अधिकरणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, संविधान केंद्र सरकार को राज्य प्रशासनिक अधिकरणों जैसे कि सेट की स्थापना का अधिकार देता है। और दूसरा है, प्रत्येक राज्य में राज्य प्रशासनिक अधिकरण स्थापित हैं। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक कथन सही है। राज्य प्रशासनिक अधिकरण के बारे में यह संविधान केंद्र सरकार को राज्य प्रशासनिक अधिकरणों यानी कि सेट की स्थापना का अधिकार देता है, पहला सही है आपका। दूसरा जो है यहाँ कि प्रत्येक राज्य में राज्य प्रशासनिक अधिकरण स्थापित है, ये आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है अब, शिक्षा संविधान की निम्नलिखित सूचियों में से किसके अंतर्गत आती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा यहाँ, समवर्ती सूची में। शिक्षा किस सूची में आता है? तो वह समवर्ती सूची में आता है, आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, प्राचीन भारत में सिक्कों की शुरुआत एवं प्रचलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, कनिष्क ने भारत में नियमित उपयोग के लिए सोने के सिक्के जारी किए। दूसरा है, शक शासकों ने उत्तरी और उत्तर पश्चिमी भारत में बड़ी संख्या में तांबे के सिक्के जारी किए। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो 31 का आपका डी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ, ना तो एक और ना ही दो, कोई भी जो है ऑप्शन यहाँ यानी कि कथन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि मगध क्षेत्र पर शासन करने वाले राजवंशों का सही क्रम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ से होगा, हर्यक वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य, उसके बाद जो है लास्ट में आ जाएंगे आपके शुंग वंश। सी ऑप्शन जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि तारीख यामिनी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्बी के द्वारा तारीख यामिनी लिखी गई थी। अगला प्रश्न है आपका, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें एक को अभिकथन ए, दूसरे को कारण आर जो है तर्क आर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कथन है आपका कि पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया एवं मराठों को बुरी तरह से परास्त किया था। तो कथन जो आपका सही है। तर्क है कि इस युद्ध का तत्कालिक कारण यह था कि अब्दाली मराठों से बदला लेना चाहता था क्योंकि उन्होंने उसके वायसराय तैमूर शाह को लाहौर से खदेड़ दिया था। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही विकल्प का चयन करना है आपको। तो दोनों ही जो है कथन यहाँ सही है आपका, और ए तथा आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, ए विकल्प जो है यहाँ सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न आप देखते हैं कि खतौली का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच खतौली का युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न आपका, भक्ति आंदोलन के निम्नलिखित संतों को उनके जन्म के सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ सही होगा, 4 3 1 2। सबसे पहले जो है आपका वासव, फिर जो है कबीरदास, फिर जो है मीराबाई, फिर लास्ट में जो है आपका पहले जो है वासव हो जाएंगे, फिर जो है आपका कबीरदास, फिर जो है चैतन्य और लास्ट में जो है मीराबाई। डी ऑप्शन जो है यहाँ सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सर सैयद अहमद खान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, उन्होंने 1857 के विद्रोह का समर्थन किया।
दूसरा है उन्होंने असब ए बगावत ए हिंद की रचना की थी। तो प्रयुक्त में से कथनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो 37 का आपका बी ऑप्शन सही होगा, केवल 2 सही है कि उन्होंने असब ए बगावत ए हिंद की रचना की थी। सर सैयद अहमद खान के बारे में जो है कहा गया है। तो ऑप्शन बी सही होगा, केवल 2। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किसने देव समाज की स्थापना की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिव नारायण अग्निहोत्री ने देव समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन आपका, वह कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभालने वाले पहले गैर भारतीय थे। उन्होंने कलकत्ता के शेरिफ और इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया, वह थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉर्ज यूल। इन्होंने कांग्रेस के जो है चौथे अधिवेशन जो कि इलाहाबाद में हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है आपका, प्रसिद्ध दांडी मार्च की शुरुआत में गांधी जी के साथ कितने लोग थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 78 लोग थे। याद रखिएगा, दांडी मार्च की शुरुआत में जो है गांधी जी के साथ कुल कितने लोग थे, तो 78 लोग थे। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने साइमन कमीशन को नियुक्त किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जो है यहाँ सही हो जाएगा आपका, स्टैनली बाल्डविन ने। अगला प्रश्न है, अब नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को तर्क आर के रूप में वर्गीकृत किया गया। अभिकथन ये है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। कारण आर है कि मिशन ने भारत की स्वतंत्रता का वादा करते हुए पाकिस्तान के निर्माण की मांग को स्वीकार कर लिया। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही विकल्प का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर जो है 42। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ सही हो जाएगा। ए सही है किंतु आर जो है वह गलत है। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था, ये आपका सही है। कारण जो दिया गया कि मिशन ने भारत की स्वतंत्रता का वादा करते हुए पाकिस्तान के निर्माण की मांग को स्वीकार कर लिया था, तो स्वीकार नहीं किया गया था, जो है आर यहाँ गलत है। अगला क्वेश्चन आपका, किस प्रकार की आग्नेय चट्टानें पृथ्वी के बहुत अंदर बनती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लूटोनिक आग्नेय चट्टानें या पृथ्वी के बहुत अंदर बनती हैं, बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, हेकिस्टोथर्म उन पौधों को संदर्भित करता है जो निम्नलिखित में से किसके साथ में उगते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शीत ध्रुवीय क्षेत्र के। आगे बढ़ते हैं, कोंकण नामक तटीय पट्टी का विस्तार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दमन से लेके गोवा तक। अगला क्वेश्चन है आपका कि दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला आपका दिया गया, सामान्य पवन की दिशा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पर दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर होती है। दूसरा है, इस मौसम के दौरान भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में कम दबाव की स्थिति और विदेशों में उच्च दबाव की स्थिति होती है। तो आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन 46। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ सही होगा। 1 और 2 दोनों जो है यहाँ सही है। अगला क्वेश्चन आपका, आर्टिजियन कूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसमें भूमि की सतह तक पानी लाने के लिए एक पंप की आवश्यकता होती है। दूसरा है, उत्तर भारत में ये मुख्य रूप से नदी के किनारे खादर बेल्ट में पाए जाते हैं। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। 47 का आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2, कोई भी जो है यहाँ सही नहीं है। बाकी जो है व्याख्या में आपको मिल जाएगा पूरा, आप वहाँ देख सकते हैं, क्योंकि 150 प्रश्न है तो सभी का व्याख्या करने में जो है बहुत टाइम लग जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि ओसांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला है, फ्रॉस्ट बर्फ और कुछ बादल तब बनते हैं जब ओसांक हिमांक से ऊपर होता है। और दूसरा आपका, ओसांक हिमांक से नीचे होने पर ओस या धुंध या फिर जो है कोहरा धुंध और कुछ बादल बनते हैं। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो 48 का डी विकल्प यहाँ सही है आपका, ना तो 1 और ना ही 2, कोई भी जो है यहाँ सही नहीं है कथन। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा लौह और इस्पात संयंत्र कोयला क्षेत्र से दूर स्थित है। तो यह है आपका भद्रावती, ए विकल्प जो है सही है यहाँ।
अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ आपका केंद्र दिया गया है, दूसरी तरफ उद्योग, आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ जो है आपका सी ऑप्शन पेरम्बूर जो है दिया गया है, पार्ट ऑफ पार्ट्स, ये सुमेलित नहीं है। बाकी नेपाल नगर अखबारी कागज़ यानी कि न्यूज प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है, नांगल उर्वरक के लिए, भोपाल जो है हैवी इलेक्ट्रिक्स के लिए। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ आपका सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल केरल के चावल का कटोरा के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल का कुट्टानाड, ये विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, लाल मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, लाल मिट्टी तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा एवं प्रायद्वीपीय क्षेत्र के एक बड़े हिस्से को कवर करती है। दूसरा है, लाल मिट्टी आमतौर पर काली और जलोढ़ मिट्टी की तुलना में अधिक उपजाऊ होती है। तीसरा है, यह मिट्टी चावल, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तंबाकू और फलों के लिए उपयुक्त होती है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका ऑप्शन ए से होगा, 1 और 3 जो है आपका सही है, दूसरा जो है यहाँ गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से घटक पर्यावरण का गठन करते हैं? पहला है जैविक घटक, दूसरा है अजैविक, तीसरा है आसपास के कारक या घटनाएं। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से होगा, 1, 2, 3 तीनों ही जो है यहाँ सही हैं। जैविक घटक भी, अजैविक और आसपास के कारक या घटनाएं सभी। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीव वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनियम आयनों में परिवर्तित करने में सक्षम नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ, प्रोटोजोआ। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अवसादी चक्र का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कार्बन जो है ये अवसादी चक्र का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ सही हो जाएगा। तो चलिए जो है देखते हैं। तो पहला दिया गया आपका ऑटोजेनिक अनुक्रमण, तो इसका संबंध हो जाएगा आपका, यह परिवर्तन किसी समुदाय के जीवों द्वारा स्वयं लाया जाता है। तो ए का हो जाएगा पहला आपका। बी दिया गया है आपका एलोजेनिक अनुक्रमण, बी आपका दिया गया है क्या, एलोजेनिक अनुक्रमण। तो इसका हो जाएगा आपका कि जब परिवर्तन बाहरी कारकों के कारण होता है, तो बी का हो जाएगा आपका तीसरा, बी का होगा तीसरा। सी है ऑटोट्रॉफिक अनुक्रमण, ऑटोट्रॉफिक अनुक्रमण जो हो जाएगा आपका, प्रारंभ में जहां हरे पौधे प्रभुत्व में होते हैं उन्हें ऑटोट्रॉफिक अनुक्रमण कहा जाता है, सी का दूसरा हो जाएगा। और डी है द्वितीयक अनुक्रमण, तो यह हो जाएगा आपका पहले से स्थापित समुदाय को एक अलग समुदाय द्वारा प्रतिस्थापित करना, तो डी का चौथा हो जाएगा। तो 1, 3, 2, 4 जो है आपका सही हो जाएगा यहाँ। तो 1, 3, 2, 4 आप देख सकते हैं विकल्प ए जो है यहाँ सही है। आगे बढ़ते हैं, किंगाली समझौता संबंधित है किससे? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, किगाली समझौता यह हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका, पश्चिमी घाटों और पूर्वोत्तर भारत में सबसे अधिक प्रचलित वन प्रकार कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्द्र सदाबहार वन, सी ऑप्शन सही होगा यहाँ। आगे बढ़ते हैं, जीवों के अनुक्रमण के माध्यम से ऊर्जा और पोषक तत्वों के रैखिक हस्तांतरण की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से होगा, खाद्य श्रृंखला। नेक्स्ट है कि जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसे पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवित जीवों के बीच विद्यमान विविधता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। दूसरा है, वर्ष 1986 में वाल्टर जी रोजेन ने जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था। और तीसरा है, जैव विविधता का पारिस्थितिक और आर्थिक महत्व है। तो प्रयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। तो 60 का जो है आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, तीनों ही जो है यहाँ सही है जैव विविधता से संबंधित। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वनोन्मूलन का परिणाम नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निम्नीकृत वनों में कमी आना, यह वन उन्मूलन का परिणाम नहीं है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पिग्मी हॉग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, यह विश्व का सबसे छोटा जंगली सूअर होता है जिसके वयस्क का वजन केवल 8 किलोग्राम होता है। और दूसरा है, यह प्रजाति पूरे वर्ष एक घोंसले का निर्माण करती है।
तीसरा है यह घास स्थलों के प्रबंधन की स्थिति को दर्शाने वाले सबसे उपयोगी संकेतकों में से एक होते हैं। तो 62 का आपका डी ऑप्शन सही होगा। तीनों कथन जो है यहाँ सही है, 1 2 3। अगला प्रश्न है आपका मेगा फूड पार्क योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह कृषि भूमि से संबंधित बुनियादी ढांचे का निर्माण करेगा। दूसरा है, इस योजना की मुख्य विशेषता यह है कि यह संकुल दृष्टिकोण पर आधारित है। तो 63 का आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। केवल 2 सही है आपका कि इस योजना का मुख्य विशेषता यह है कि यह संकुल दृष्टिकोण पर आधारित है। पहला जो है यहाँ गलत है, तो बी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन आपका भारत में निम्नलिखित में से कौन सी राजकोषीय समेकन की एक विधि नहीं हो सकती है। तो 64 का आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। उपभोग व्यय में वृद्धि यह राजकोषीय समेकन की एक विधि नहीं हो सकती है। अगला क्वेश्चन आपका क्रय शक्ति समता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, क्रय शक्ति समता यानी कि पीपीपी एक आर्थिक सिद्धांत है जो विभिन्न देशों की मुद्राओं की तुलना बास्केट ऑफ गुड्स दृष्टिकोण के माध्यम से करता है। दूसरा है, भारत पीपीपी के मामले में विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सही होगा। केवल एक जो है यहाँ सही है, दूसरा यह गलत है। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिकता ऋण क्षेत्र की श्रेणी में नहीं आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वनीकरण। डी विकल्प जो है सही है। अगला क्वेश्चन आपका कृषि उत्पाद विपणन समितियों एपीएमसी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो 67 का आपका बी ऑप्शन सही नहीं है। ये केंद्र सरकारों द्वारा स्थापित की जाती है, ये आपका गलत है। अगला क्वेश्चन आपका एक गैर निष्पादित संपत्ति एनपीए वह ऋण या अग्रिम होता है जिसके मूलधन अथवा ब्याज भुगतान निम्न अवधि से न किया गया हो। तो 68 का बी विकल्प सही हो जाएगा, 90 दिन तक। अगला क्वेश्चन आपका नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें एक को अभिकथन ए दूसरे को तर्ककार के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अभिकथन ए है आपका कि विनिवेश का अर्थ है सरकार द्वारा परिसंपत्तियों की बिक्री या परिसमापन। उसके बाद तर्क है कि राजकोषीय पर विदेशी मुद्रा भार को कम करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो कूट के माध्यम से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर है 69, इसका सी विकल्प सही हो जाएगा। ये सही है किंतु आर जो है वह गलत है। आगे बढ़ते हैं हम। शहरी जनसंख्या के बढ़ते अनुपात के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों को व्यवस्थित कीजिए। पहला है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा गोवा, चौथा केरल। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सही होगा। यहाँ 4 2 3 1 सबसे पहले हो जाएगा आपका केरल, फिर जो है तमिलनाडु, फिर जो है गोवा, फिर जो है आपका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। 4 2 3 1 डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका समग्र शिक्षा अभियान में निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं अभियान शामिल हैं। पहला है सर्व शिक्षा अभियान, दूसरा है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, तीसरा है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, चौथा है शिक्षक शिक्षा। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 71 का आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। 1 2 4 तीसरा जो है यहाँ सही नहीं है, तो सी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा आपका। 1 2 4 सही है आपका। अगला प्रश्न आपका भारत में अब तक कितने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी कि NFHS आयोजित किए गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही होगा यहाँ 4। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेसवे का हिस्सा नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मथुरा। मथुरा जो है मथुरा से होकर के गंगा एक्सप्रेसवे नहीं गुजरेगी। गंगा एक्सप्रेसवे आपको पता होगा मेरठ से होकर के जो है प्रयागराज तक बनाई जाएगी। करीब करीब 600 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी। अगला प्रश्न है आपका उत्तर प्रदेश में पहली बकरी प्रजनन प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित की जा रही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दीनदयाल पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय मथुरा के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपका OECD के इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के साथ जून 2020 में भारत के किस संगठन ने संयुक्त रूप से इमर्जिंग इकोनॉमीज प्रोजेक्ट इन डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट शुरू किया है।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नीति आयोग ने। और आपको पता होगा कि योजना आयोग का नाम जो है 1 जनवरी 2015 को बदलकर क्या कर दिया गया था, नीति आयोग कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, संस्कृति मंत्रालय ने जून जुलाई 2020 में वृक्षारोपण करने के लिए वृक्ष पर्व मनाया। दूसरा है, आंवले का वृक्ष उन 5 वृक्षों में से एक है जिन्हें लगाने की सिफारिश की गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 जो है यहाँ सही है, यानी कि आंवले के वृक्ष उन 5 वृक्षों में से एक है जिन्हें लगाने की सिफारिश की गई। पहला जो है यहाँ गलत है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत का पहला राज्य बन गया है जहां 100% घरों में अब एलपीजी गैस कनेक्शन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है भारत का पहला राज्य बन गया जहां पर 100% घरों में एलपीजी गैस कनेक्शन है। अगला क्वेश्चन आपका, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से होगा 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय दिवस नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रज्ञता दिशा निर्देश जारी किए हैं, ये संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से होगा यहाँ डिजिटल शिक्षा से। प्रज्ञता दिशा निर्देश जो जारी किए किससे संबंधित है, तो यह डिजिटल शिक्षा से संबंधित है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, भारतीय नौसेना ने निम्नलिखित में से किस देश की मदद के लिए ऑपरेशन वेनिला शुरू किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेडागास्कर की मदद करने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन वेनिला शुरू किया गया था। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में चर्चा में रहा सिंगापुर कन्वेंशन संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से होगा मध्यस्थता से। दोस्तों, अनअकैडमी जो है यूपीपीएससी आरओ मेंस के लिए एक प्रैक्टिस बैच लॉन्च कर रहा है जो कि 22 दिसंबर 2020 को आपको पता है आरओ मेंस प्रस्तावित है। यह बैच आपको अपना सर्वश्रेष्ठ देने में काफ़ी हेल्प करेगा। इसमें आपको अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा मार्क टेस्ट और डाउट सेशन के साथ लाइव मार्गदर्शन प्रदान किए जाएंगे। यह बैच आपका 12 अक्टूबर 2020 से जो है स्टार्ट हो रहा है। तो जो लोग भी जो है मेंस की तैयारी करना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप सबसे पहले इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद आपको लॉगिन करना होगा। फिर जो आपको सब्सक्रिप्शन लेना है 1 महीने 2 महीने 3 महीने जो भी है। उसके लिए आप यदि हमारा रेफरल कोड यूज करते हैं एग्जाम लर्नर, आप उसके लिए जो है कैपिटल लेटर में लिखिएगा एग्जाम लर्नर, एक ही साथ लिखिएगा आप, तो आपको जो है 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 10% का डिस्काउंट मिलेगा। कोई भी जो है आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी पर, यदि ये कोड यूज करते हैं आप एग्जाम लर्नर, तो आपको 10% की छूट मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में जो है बाकी लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से भी जो है देख सकते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि कितनी महिलाओं को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 2019 का नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 महिलाओं को। अगला प्रश्न है आपका, मोहिउद्दीन बिन हाजी मोहम्मद यासीन को हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मलेशिया के प्रधानमंत्री के रूप में मोहिउद्दीन बिन हाजी मोहम्मद यासीन को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका, राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष SDRF के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसका गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत किया गया है। दूसरा है, इसे 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर गठित किया गया था। तीसरा है, यह पूरी तरह से संबंधित राज्यों द्वारा वित्त पोषित है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर है आपका 84। तो 84 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ 1 और 2 सही है आपका, तीसरा जो है यह गलत है। अगला क्वेश्चन आपका, ग्लोबल मीथेन बजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट की एक पहल है। दूसरा है, इस वर्ष इसका औपचारिक बजट जारी किया गया है। तीसरा है, वातावरण में मीथेन की वृद्धि में सबसे अधिक योगदान कृषि और अपशिष्ट पदार्थ देते हैं। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। 85 का आपका जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 और 3 यहाँ सही हैं और दूसरा जो है यहाँ गलत है, तो सी ऑप्शन सही है यहाँ। अगला प्रश्न आपका, ग्रहों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आपका कि सौरमंडल का अधिकांश द्रव्यमान ग्रहों में समाहित है और सौरमंडल के कुल द्रव्यमान का
केवल एक अंश है। दूसरा है प्रत्येक ग्रह के उपग्रहों के परिक्रमण की दिशा उस ग्रह के परिक्रमण की दिशा के समान होती है। तीसरा है सभी ग्रहों की कुल कोणीय गति सूर्य की कोणीय गति से कम होती है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? 86 का आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। केवल 2 यहाँ सत्य है, वो बाकी जो है सभी यहाँ गलत हैं। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल 2। अगला क्वेश्चन है आपका, किस मान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमान समान होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, -40 डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमान वह समान होता है। अगला क्वेश्चन आपका, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अभिकथन ए है आपका, एक हीरा समान आकार के एक ग्लास क्रिस्टल से अधिक चमकता है। कारण आर है कि कांच की तुलना में हीरे का अपवर्तनांक बहुत अधिक होता है। तो नीचे दिए गए कोड से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 88 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए आर एवं ये दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, यह अलग तरंग दैर्घ्य एवं अलग आवृत्ति वाली तरंगों का एक समूह होता है जिनमें एक दूसरे के साथ इस प्रकार से व्यतिकरण होता है कि समूह का आयाम केवल कणों के आसपास ही शून्य नहीं होता है। क्या कहलाता है? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी से होगा, वेव पैकेट। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो आप सबको पता होगा विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो है चांदी होता है। सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व मुख्य रूप से उत्तरदायी माने जाते हैं? पहला है कार्बन, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा है सल्फर, पांचवा हाइड्रोजन। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 91 का आपका जो है यहाँ सभी सही होगा। 1, 2, 3, 4, 5 सभी जो है यहाँ सही हैं। तो ए विकल्प जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, एलपीजी गैस के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोपेन प्लस ब्यूटेन। यह एलपीजी गैस के मुख्य घटक हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी जीवों में वंशानुक्रम की इकाई है एवं माता पिता से बच्चों में वंशानुगत विशेषता के हस्तांतरण को नियंत्रित करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से होगा, जीन। अगला प्रश्न है, वे कोशिकाएं जिनमें केंद्रक सामग्री केंद्रक झिल्ली के बिना पाई जाती है उन्हें कहा जाता है? तो ये विकल्प सही हो जाएगा, यहाँ प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाता है। ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, इस युक्ति में सूक्ष्म जीवों, पौधों, जानवरों या मानव कोशिकाओं का उपयोग करके विशिष्ट उत्पादों, एंजाइमों आदि में जैविक रूप से परिवर्तन किया जाता है। यह युक्ति है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बायो रिएक्टर कहलाता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, 101वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसने संविधान की किसी भी अनुसूची में संशोधन नहीं किया। ये आपका जो है गलत है, बाकी सभी जो है यहाँ सही हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को किस आधार पर हटाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही होगा। यहाँ ए और बी दोनों सिद्ध दुर्व्यवहार के द्वारा भी और अक्षमता के द्वारा भी, दोनों के द्वारा हटाया जा सकता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन आपका, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को तर्कार के रूप में वर्गीकृत किया गया। अभिकथन ए है आपका, राज्य मानवाधिकार आयोग दिल्ली के केंद्र शासित प्रदेश के मानवाधिकारों से संबंधित कार्यों का निर्वहन नहीं कर सकता है। कारण आर है कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के मामले में मानवाधिकारों से संबंधित कार्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा निपटाए जाते हैं। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन सही होगा। ए एवं आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी है। अगला प्रश्न है, सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 97वें अधिनियम द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ सही हो जाएगा, सांविधिक निकाय है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग क्या है? तो यह सांविधिक निकाय है। बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए।
तो आपको मिलान करना है और कूट के माध्यम से जो है बताना है कौन सा विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। तो चलिए देखते हैं। पहला आपका दिया गया परिपरीक्षा या रेफरेंडम, तो यह हो जाएगा आपका प्रस्तावित कानून को प्रत्यक्ष मतदान के अधीन करना, यानी कि ये का दूसरा हो जाएगा यहाँ। उसके बाद बी दिया गया है पहल, तो पहल हो जाएगा आपका किसी विधेयक को अधिनियमित करने के लिए लोगों द्वारा प्रस्ताव को क्या कहा जाता है, तो पहल कहा जाता है। बी का पहला हो जाएगा। उसके बाद सी है आपका प्रत्यावर्तन, तो प्रत्यावर्तन जो हो जाएगा आपका मतदाता किसी प्रतिनिधि को कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व हटा सके, वह प्रत्यावर्तन हो जाएगा आपका सी का चौथा हो जाएगा। और जनमत संग्रह, तो यह हो जाएगा लोक महत्व के किसी मुद्दे पर जनता की राय लेना, वह आपका जनमत संग्रह है, तो डी का तीसरा हो जाएगा। 2, 1, 4, 3 आपका सही हो जाएगा यहाँ। तो 2, 1, 4, 3 आप दे सकते हैं, विकल्प डी जो है सही है, 2, 1, 4, 3। अगला क्वेश्चन है अब आपका कि संपत्ति के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला दिया गया आपका 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था, तो ये जो है आपका गलत है। संपत्ति के अधिकार में आपसे पूछा गया है, तो संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे जो है मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया था, तो पहला यहाँ आपका गलत दिया गया है। दूसरा दिया गया है कि इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बनाया गया है, तो ये जो है आपका सही है। तो यहाँ से पूछा गया है कि नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए, तो आपका जो है यहाँ सही हो जाएगा बी विकल्प से, केवल 2 जो है वह सही है। पहला यहाँ आपका गलत है, तो बी ऑप्शन से केवल 2 वह सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बच्चों की देखभाल करना यह मौलिक कर्तव्य नहीं है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है संविधान के संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधानों को साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। पहला है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, दूसरा है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन, और तीसरा आपका राज्यों में विधान परिषद का निर्माण अथवा समाप्ति, चौथा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या परिवर्तित करना। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 104 का आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, सभी यहाँ सही हैं, 1, 2, 3, 4 जो है सभी सही है, तो डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो प्रश्न संख्या 105 का आंसर क्या होगा, तो डी विकल्प यहाँ से हो जाएगा मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से दोनों सदनों के प्रति उत्तरदायी होगा, ये आपका जो है सही नहीं है। तो डी विकल्प आपसे पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है, डी विकल्प सही नहीं है, बाकी सभी जो है सही है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर किया जाएगा और मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, सभी सही है, डी ऑप्शन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका वे कौन से आधार हैं जिन पर सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत एक आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोई भी मामला जो अदालत की अवमानना का है, सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है अब आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी हर्षवर्धन की रचना नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्पूर मंजरी जो है यह हर्षवर्धन की रचना नहीं है, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका ये हर्षवर्धन की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, एक तरफ आपका मंदिर या स्थापत्य दिया गया है, दूसरी तरफ निर्माता, कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन जो है सुमेलित नहीं है, जगन्नाथ मंदिर दिया गया है, नरसिंह देव प्रथम द्वारा बनवाया गया था, तो ये आपका जो है गलत है। बाकी नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा बनवाया गया था, विक्रमशिला मठ यह धर्मपाल के द्वारा बनवाया गया था और ऐरावतेश्वर मंदिर यह राज प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है अब आपका पट्टा एवं काबूलियत प्रणाली किसानों की सहायता करने के लिए किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शेरशाह सूरी के द्वारा पट्टा एवं काबूलियत प्रणाली किसानों की सहायता के लिए शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है एतमाद उद दौला के मकबरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, यह उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में स्थित है, ये आपका जो है सही नहीं है। मकबरे का निर्माण नूरजहां ने किया था, सही है। यह भारत का प्रथम मकबरा है जो पूर्णतः संगमरमर से निर्मित है, सही है। और मकबरे को अक्सर ताजमहल का एक प्रारूप माना जाता है, ये भी सही है आपका।
बी विकल्प जो है सही नहीं है। इत्मातुद्दौला का मकबरा कहाँ है? तो वह आपका आगरा में है, ना कि लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है आपका, वह दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों में सबसे अधिक विद्वान एवं शिक्षित शासक था। वह खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा में पारंगत था। उसने कृषि की उन्नति के लिए दीवान ए अमीर कोही नामक एक नए विभाग की स्थापना की। उपर्युक्त में उल्लेख किया गया है किसका? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक का यहाँ उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को तर्क आर के रूप में वर्गीकृत किया गया। अभिकथन ए है आपका कि 200 से अधिक वर्षों के महान इतिहास के बाद विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ। तर्क आर है आपका कि बहमनी साम्राज्य का उदय विजयनगर साम्राज्य के अंत का मुख्य कारण था। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही विकल्प का चयन करना है। प्रश्न संख्या 112। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, ए सही है किंतु आर जो है यहाँ गलत है। तो सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं कि निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है आपका मिटकाफ एक्ट, दूसरा है सेंसरशिप ऑफ प्रेस अधिनियम, तीसरा है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट और चौथा है आपका पुस्तक एवं प्रेस पंजीकरण अधिनियम। तो आपको बताना है कौन सा विकल्प सही होगा यहाँ। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2, 1, 4, 3। सबसे पहले हो जाएगा सेंसरशिप ऑफ प्रेस अधिनियम, उसके बाद मेटकाफ एक्ट हो जाएगा, फिर जो है आपका पुस्तक एवं प्रेस पंजीकरण अधिनियम और लास्ट में आपका हो जाएगा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। सी विकल्प जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन अब आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपका संगठन या संस्थान का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ संस्थापक, कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ सेवा समिति दिया गया है गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये जो है सुमेलित नहीं है आपका। बाकी जो है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी विलियम एडम्स सही है। सोशल सर्विस लीग के संस्थापक यानी एम जोशी थे। इंडियन सोसाइटी के संस्थापक आनंद मोहन बोस थे। बी विकल्प यहाँ आपका सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है अब, चटगांव शस्त्रागार छापे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह घटना अप्रैल 1931 में घटित हुई। दूसरा है इस छापे के संगठन के पीछे सूर्य सेन का हाथ था। तीसरा है सूर्य सेन के प्रमुख सहयोगियों में प्रीतिलता वादेदार और कल्पना दत्ता शामिल थीं। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। 2 और 3 जो है आपका सही है, पहला ये आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है आपका, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें एक को अभिकथन ए एवं दूसरे को तर्कार के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अभिकथन ये है आपका कि महात्मा गांधी पूर्ण आदर्श राजनीतिक व्यवस्था में राज्य सत्ता के लिए कोई स्थान नहीं था। कारण आ रहा है वह आदर्श सत्ता विहीन समाज की स्थापना चाहते थे। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ ए एवं आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। आगे बढ़ते हैं अब, स्वदेशी आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। तो आपको बताना है स्वदेशी आंदोलन के बारे में कौन सा तथ्य वह सही नहीं है। तो 117 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सैयद हैदर रजा ने लखनऊ में स्वदेशी आंदोलन को लोकप्रिय बनाया, ये आपका सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपका आंदोलन या संगठन का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ संबंधित व्यक्ति। तो कौन सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो 118 का सी ऑप्शन जो है आप देख सकते हैं, तायूनी आंदोलन दिया गया है मोहम्मद कासिम ननोतवी, ये आपका सही नहीं है। बाकी जो है स्वामी नारायण संप्रदाय, स्वामी सहजानंद संबंधित हैं। यंग बंगाल आंदोलन से जो है रसिक कृष्ण मलिक संबंधित हैं। कूका आंदोलन से भाई बालक सिंह जो है ये संबंधित व्यक्ति थे। सी ऑप्शन यहाँ सुमेलित नहीं है आपका। अगला क्वेश्चन है, 18 मई 1936 को 21 प्रमुख व्यापारियों ने एक समझौता किया जिसमें जवाहरलाल नेहरू के समाजवादी आदर्शों का खुलकर विरोध किया गया। इसे इतिहास में निम्न रूप से जाना जाता है। तो इसे बॉम्बे मैनिफेस्टो के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ, बॉम्बे मैनिफेस्टो। अगला क्वेश्चन है अब आपका कि निम्नलिखित में से किसको ग्रैवन भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिफ्ट घाटी को ग्रैवन के नाम से भी जाना जाता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वालो होल्स
ऊला और पोलजे जैसी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो यह आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ कर्स्ट या कास्ट स्थलाकृति में पाई जाती है स्वालो होल्स, ऊला और पोलजे जैसी विशेषताएं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें एक को अभिकथन ए एवं दूसरे को तर्कहार के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो आपका अभिकथन ये है कि हिमालय में कोई एकल श्रेणी शामिल नहीं है, बल्कि इसमें कम से कम 3 श्रेणियों की एक श्रृंखला शामिल है जो एक दूसरे के समानांतर कम या अधिक दूरी तक विस्तारित हैं। तर्क आर है कि जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई तो तलछट 3 क्रमिक चरणों में वलित हो गए। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन यहाँ। तो इसका सही जो विकल्प हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ ए एवं आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी है, ये ऑप्शन सही होगा यहाँ। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित श्रेणियों को दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो पीर पंजाल श्रेणी है, काराकोरम श्रेणी, धौलाधार श्रेणी, जास्कर श्रेणी। आपको उत्तर से दक्षिण से उत्तर की क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही होगा 3 1 4 2, यानी कि सबसे दक्षिण में जो है वो आपका धौलाधार श्रेणी हो जाएगा, फिर पीर पंजाल श्रेणी होगा, फिर जो है जास्कर श्रेणी हो जाएगा, फिर जो है आपका काराकोरम श्रेणी हो जाएगा। तो 3 1 4 2 या दक्षिण से उत्तर की क्रम में है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सुमेलित है। तो एक तरफ जनजातियां दिया गया है, दूसरी तरफ जो है आपका राज्य दिया गया है। तो चलिए जो है मिलान करते हैं। अपातानी जनजाति दिया गया है, तो यह हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। अपातानी जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश। एक का दूसरा हो जाएगा गावडा जनजाति, तो यह गोवा में पाए जाते हैं, गावडा जनजाति। बी का हो जाएगा तीसरा। उसके बाद टोडा जनजाति, ये आपके तमिलनाडु में पाए जाते हैं। सी का हो जाएगा चौथा। उसके बाद चेंचू जनजाति, यह आपका तेलंगाना होगा। डी का हो जाएगा पहला। 2 3 4 1 जिस ऑप्शन में होगा वैसे हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ से होगा 2 3 4 1। आगे बढ़ते हैं। छोटा नागपुर पठार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह पठार खनिजों से रहित है। दूसरा है, इसे रूर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरा है, पारसनाथ इस पठार की सबसे ऊंची चोटी है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही होगा। 2 और 3 जो है सही है आपका, यानी कि इसे रूर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है छोटा नागपुर के पठार को, और पारसनाथ इस पठार की सबसे ऊंची चोटी है। पहला जो है यहाँ आपका जो लिखा गया है, यह पठार खनिजों से रहित है, तो ये आपका गलत है। तो 2 और 3 सही है आपका, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 28 राज्य हैं। भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आपको पता होगा हाल ही में जम्मू कश्मीर को, जम्मू और लद्दाख को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, और दमन दीव और दादर नागर हवेली को विलय करके जो है एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। तो वर्तमान में 28 राज्य हैं भारत में और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ आपका ये दिया गया है कि दक्षिण भारत में उगाए जाने वाले गन्ने की उष्णकटिबंधीय किस्म में सुक्रोज की मात्रा कम होती है, ये आपका सही नहीं है। तो ये विकल्प जो है यहाँ आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI ने HD 3226 या पूसा यशस्वी के नाम से पहचानी जाने वाली कुछ फसलें जारी की हैं। यह किस फसल की एक किस्म है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से होगा, गेहूं की यह एक किस्म है HD 3226। अगला प्रश्न है, अब सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। तो चलिए जो है देखते हैं। भीमताल यह हो जाएगा उत्तराखंड में। भीमताल कहाँ है? उत्तराखंड में हो जाएगा आपका। उसके बाद है हिमायत सागर, तो यह तेलंगाना में है, बी का हो जाएगा पहला। उसके बाद खजियार झील, यह आपका हिमाचल प्रदेश में है, सी का चौथा हो जाएगा। और खेचो पलरी झील, यह आपका सिक्किम में है,
डी का तीसरा हो जाएगा। तो 2, 1, 4, 3 जिस ऑप्शन में होगा वह सही होगा, डी विकल्प जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है आपका, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें फसल के बीजों को बिना खेत को तैयार किए ड्रिलरों के माध्यम से बोया जाता है, जहां पिछली फसल के अवशेष मौजूद रहते हैं, कहलाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही होगा यहाँ, शून्य जुताई कहलाता है। क्या कहलाता है? तो शून्य जुताई, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अब आपका, मैंग्रोव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है, वे इकोटोन के सर्वोत्तम उदाहरण का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरा है, मैंग्रोव उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय देशों के तट के साथ अंतर ज्वारीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। मैंग्रोव के संदर्भ में आपसे पूछा गया है कि पहला है, वे इकोटोन के सर्वोत्तम उदाहरण का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो सही है बिल्कुल। दूसरा है, मैंग्रोव उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय देशों के तट के साथ अंतर ज्वारीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो ये भी जो है आपका सही है, सी विकल्प सही हो जाएगा, दोनों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें एक को अभिकथन ए एवं दूसरे को तर्क आर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अभिकथन ये है आपका कि प्रवाल भित्तियाँ कई खूबसूरत रंगों की होती हैं। तर्क आर है कि प्रवालों के अद्वितीय और सुंदर रंगों के लिए सूक्ष्म शैवाल जिम्मेदार हैं। तो कूट के माध्यम से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है 132 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए विकल्प सही होगा, ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 133 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। तो चलिए देखते हैं, प्रश्न संख्या 133 है आपका। तो सबसे पहला है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यह हो जाएगा आपका, यह कार्बन युक्त ईंधनों के अपूर्ण दहन के कारण उत्पन्न होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ए का दूसरा होगा। उसके बाद बी है सल्फर डाइऑक्साइड। तो यह हो जाएगा आपका, यह ताप विद्युत संयंत्रों से निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो बी का जो है पहला हो जाएगा। सी है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो यह हो जाएगा आपका, यह मुख्यतः वातानुकूलक एवं शीतलन प्रणालियों से मुक्त होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको CFC कहा जाता है। तो सी का तीसरा हो जाएगा। और डी दिया गया है मीथेन, यह मानवीय गतिविधियों जैसे कि कृषि एवं पशुपालन के परिणाम स्वरूप यह गैस उत्सर्जित होता है। तो डी का चौथा हो जाएगा। तो 2, 1, 3, 4 जिस विकल्प में होगा वह सही हो जाएगा, 2, 1, 3, 4। तो यहाँ आप देख सकते हैं बी विकल्प जो है सही है, 2, 1, 3, 4। आगे बढ़ते हैं, भूतापीय ऊर्जा का स्रोत किसके अपक्षय का परिणाम है? तो 134 का आपको आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही होगा, ए और बी दोनों सही हैं। भूतापीय ऊर्जा का स्रोत आपसे पूछा गया कि अपक्षय परिणाम है किसका? तो यह यूरेनियम और पोटेशियम दोनों का हो जाएगा। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों का। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से XC2 संरक्षण का उदाहरण नहीं है, कौन सा? तो 135 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आरक्षित वन, रिजर्व फॉरेस्ट जो है ये XC2 संरक्षण के उदाहरण नहीं है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, रैप्टर समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह बान अभिसमय के तहत एक समझौता ज्ञापन है। दूसरा, यह कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है। तीसरा है, भारत इस समझौते का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा, केवल एक जो है यहाँ आपका सही है कि यह बान अभिसमय के तहत एक समझौता ज्ञापन है, केवल एक सही है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी दूसरा और तीसरा जो है यहाँ गलत है। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से आर्द्र भूमि के कार्य हैं? पहला है पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण, दूसरा है जल शुद्धिकरण, तीसरा है बाढ़ का शमन और चौथा है विभिन्न प्रजातियों के पौधों के लिए आनुवांशिक संग्रह। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है आपको। तो 137 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी जो है यहाँ सही हैं, 1, 2, 3, 4 सभी यहाँ सही। आर्द्र भूमि के कार्य आपसे पूछा गया था, तो पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण भी हो जाएगा, जल शुद्धिकरण होगा, बाढ़ का शमन हो जाएगा और विभिन्न प्रजातियों के पौधों के लिए आनुवांशिक संग्रह भी। आगे बढ़ते हैं, हंगुल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है, सही नहीं है हंगुल के बारे में। तो 138 का जो है आपका डी विकल्प से हो जाएगा, यह उत्तराखंड राज्य का पशु है, यह उत्तराखंड का राज्य पशु दिया गया, ये आपका गलत है।
बाकी जो है यह लाल हिरन की उप प्रजाति है जो भारतीय मूल की प्रजाति है, सही है। यह हिमाचल प्रदेश में कश्मीर घाटी और उत्तरी चंबा की पहाड़ियों में पाया जाता है और इसे IUCN द्वारा गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो ABC सही है, डी ऑप्शन जो है आपका सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका 139, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। तो चलिए जो है देखते हैं। सबसे पहला क्या है आपका, तो परजीवी दिया गया है। तो परजीवी का संबंध हो जाएगा आपका एक जीव जो अन्य जीवों से स्वयं के लिए पोषक पदार्थ प्राप्त करता है, यानी कि दूसरा। तो ए का जो है दूसरा हो जाएगा आपका। उसके बाद दिया गया आपका एपीफाइट। एपीफाइट हो जाएगा आपका ऐसे पौधे जो किसी दूसरे पौधे पर उगते हैं परंतु उससे पोषक पदार्थ प्राप्त नहीं करते हैं, यानी कि बी का चौथा हो जाएगा। उसके बाद सी दिया गया है क्लाइंबर। क्लाइंबर का संबंध हो जाएगा ऐसे पौधे जो किसी दूसरे पेड़ के सहारे उससे लिपटते हुए वृद्धि करते हैं, उसे क्लाइंबर कहा जाता है। सी का तीसरा हो जाएगा। उसके बाद डी दिया गया सैरंध्र। तो छोटे छिद्र जो पत्तियों में प्रवेश करने वाली वायु की मात्रा को नियंत्रित करते हैं वह सैरंध्र कहलाते हैं। तो डी का हो जाएगा आपका पहला 2 4 3 1 सही हो जाएगा आपका। 2 4 3 1 आपका ए विकल्प जो है यहाँ सही है, 2 4 3 1। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें एक को अभिकथन ए दूसरे को तर्क आर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अभिकथन ये है आपका कि तुषार वो युवा पौधों को नष्ट कर देता है। तर्क आर है कि वे वाष्पोत्सर्जन बढ़ने के कारण नष्ट हो जाते हैं। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी है, यानी कि तुषार युवा पौधों को नष्ट कर देता है, बिल्कुल सही है। और वे वाष्पोत्सर्जन बढ़ने के कारण नष्ट होते हैं, दोनों सही है आपका, ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका मिजरी सूचकांक इंगित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों को, यानी कि बेरोजगारी दर को भी और मुद्रास्फीति को भी मिजरी सूचकांक यह इंगित करता है। अगला क्वेश्चन आपका ब्रिंगिंग ग्रीन रिवॉल्यूशन टू ईस्टर्न इंडिया BGREI योजना के तहत शामिल राज्य नहीं है कौन सा, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश ब्रिंगिंग ग्रीन रिवॉल्यूशन टू ईस्टर्न इंडिया योजना में शामिल नहीं है, डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्र सुधार के लिए जानी जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नरसिम्हा समिति। नरसिम्हा समिति बैंकिंग क्षेत्र सुधार के लिए जानी जाती है, सी विकल्प जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है आपका प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान PM आशा के घटक हैं। पहला है मूल्य न्यूनता भुगतान योजना, दूसरा है उत्पादक विपणन योजना, तीसरा है निजी खरीद एवं स्टॉकिस्ट योजना। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका सी विकल्प से होगा 1 और 3, यानी कि मूल्य न्यूनता भुगतान योजना, उसके बाद निजी खरीद एवं स्टॉकिस्ट योजना। दूसरा जो है यहाँ गलत है, 1 और 3 सही है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के संदर्भ में। अगला प्रश्न आपका सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए जो है देखते हैं। एक तरफ कार्यक्रम दिया गया है आपका, दूसरी तरफ उद्देश्य दिया गया है। तो सबसे पहला जो है आपका दर्पण दिया गया है। तो दर्पण हो जाएगा आपका वित्तीय समावेशन। दर्पण कार्यक्रम किससे संबंधित है, तो वित्तीय समावेशन से संबंधित है, ए का तीसरा हो जाएगा। उसके बाद बी दिया गया है स्पर्श। स्पर्श कार्यक्रम जो है यह रुचि में अभिक्षमता एवं अनुसंधान को बढ़ावा से संबंधित है, तो बी का हो जाएगा दूसरा। और सी दिया गया है कूल EMS सर्विस, यह आपका खाद्य पदार्थों का आयात से संबंधित है, सी का क्या हो जाएगा पहला हो जाएगा। और स्ट्राइव योजना यह आपका कौशल विकास से संबंधित है, तो डी का हो जाएगा चौथा। 3 2 1 4 जिस ऑप्शन में होगा वैसे ही हो जाएगा। 3 2 1 4 आप देख सकते हैं, विकल्प बी जो है सही है यहाँ। आगे बढ़ते हैं। मीठी क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ दिया गया NBHM को हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस के अवसर पर वर्ष 2020 में लॉन्च किया गया था, ये जो है आपका सही नहीं है। बाकी जो है सभी यहाँ सही हैं, ये सी होगा।
अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, भारत नेट परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। ये आपका जो है गलत है। बाकी जो है सभी भारत नेट परियोजना के संदर्भ में सही हैं। अगला क्वेश्चन अब आपका है, मिशन सत्यनिष्ठा संबंधित है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, लोक प्रशासन में नैतिकता पर एक कार्यक्रम से संबंधित है मिशन सत्यनिष्ठा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका, 2011 की जनगणना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। ये जो है आपका गलत है। तो आपको पता होगा 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य जो है वह कौन सा है, बिहार है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य बिहार है। यहाँ का घनत्व कितना है, 1106 व्यक्ति। दूसरे नंबर पर आपका पश्चिम बंगाल है। तो सी ऑप्शन जो है आपका गलत हो जाएगा, बाकी सभी जो है यहाँ सही हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है, इसे गृह मंत्रालय के समन्वय से आयोजित किया गया था। दूसरा है, SECC में दी गई सभी व्यक्तिगत जानकारियां सरकारी विभागों द्वारा लोगों को लाभ प्रदान करने या प्रतिबंधित करने हेतु उपयोग के लिए उपलब्ध हैं। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से होगा, केवल 2 जो है यहाँ सही है। यानी कि SECC में दी गई सभी व्यक्तिगत जानकारियाँ सरकारी विभागों द्वारा लोगों को लाभ प्रदान करने या प्रतिबंधित करने हेतु उपयोग के लिए उपलब्ध हैं। ये सही है। पहला आपका गलत है कि इसे गृह मंत्रालय के समन्वय से आयोजित किया गया था। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा, केवल 2 जो है वह आपका सही है। तो दोस्तों जो है ये था आपका आज के प्रैक्टिस सेट का कुल 150 प्रश्न। ये आपका UPPCS प्री 2020 के लिए जो है पहला प्रैक्टिस सेट था। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका जो है व्याख्या सहित PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों जो है आपको अनअकैडमी पर जो है यदि सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप देख सकते हैं उसका पूरा प्रोसेस यहाँ दिया गया है। इस तरह जो है आप अनअकैडमी पे अपना जो है सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और आपको जो है सभी फीचर्स जो है यहाँ दिए गए हैं, जैसे कि आपका पर डे के हिसाब से 70 रुपये, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन हो जाएगा आपका, रेगुलर सब्जेक्ट वाइज एंड मॉक टेस्ट, उसके बाद लर्न फ्रॉम फैकल्टी ऑफ योर चॉइस, EMI पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद कोर्सेज जो है अवेलेबल हैं कौन कौन से, UPPSC के, तो आपका UPPCS जो कि न्यू फाउंडेशन बैच, ये आपका प्रत्येक जो है बुधवार को स्टार्ट होता है। उसके बाद UPSI का बैच, BEO, RO लेखपाल, ये सभी जो है बैचेज आपको यहाँ मिल जाएंगे। उसके बाद टॉप एजुकेटर्स द्वारा आपको UPPSC और UPSSC की जो है प्रिपरेशन कराई जाती है। और इसका सब्सक्रिप्शन जो है लेने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ 1 मंथ का जो है 1400 रुपये आपको पड़ेगा, 3 मंथ का जो है 3500 रुपये, और 6 मंथ का 5600 रुपये। उसके बाद 12 मंथ का जो है आप लेते हैं तो 7000 रुपये पड़ेगा। और यदि आप जो है रेफरल कोड यूज करते हैं, यानी कि आप यदि एग्ज़ाम लर्नर कैपिटल में लिखते हैं तो आपको जो है 10% का डिस्काउंट जो है एक्स्ट्रा भी मिलेगा। तो ये जो है आप यदि सब्सक्रिप्शन लीजिएगा तो कोड जरूर यूज कीजिएगा, एग्ज़ाम लर्नर कैपिटल लेटर में लिखिएगा जरूर, तो आपको जो है 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा यहाँ। तो ये सभी जो है अनअकैडमी पे जो है कोर्सेस अवेलेबल है। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद लॉगिन करना पड़ेगा। बाकी जो है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है, वहाँ से भी जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।